हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 10 विज्ञान का जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट यानी रसायन विज्ञान वाला पार्ट जो है शेष जो लेसन था तीसरा धातु आधार और उसके बाद में चौथा लेसन जो है उसका वीडियो लेकर हम जो है प्रस्तुत हुए हैं। कल जो है एक बड़ा वीडियो बना था 1 डेढ़ घंटे का, उसमें ख़त्म नहीं कर पाए थे, तो आज जो हम इसको पूरा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है अपना जो है आज का तीसरा लेसन धातु एवं अधातु से। ठीक है, धातु एवं अधातु जो है इसके बारे में हमें समझना है। यानी सबसे पहले है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। यानी जो तत्व थे उनका जो गुणधर्म था उनके आधार पर किसमें वर्गीकृत किया गया। पहला तो धातु में और दूसरा अधातु में। धातु और अधातु यही दो है। ठीक है, उसके बाद में एक जो है इसके अलावा भी उसको वर्गीकृत किया गया था जो थी उपधातु। ठीक है, उपधातु का मतलब इस दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर ये बनी हुई थी। यानी जो धातु का भी कार्य करे और अधातु का भी कार्य करे तो उसी को क्या कहा गया था, उपधातु। तो ठीक है, अब जो है धातु में जैसे मान लीजिए कि आयरन, धातु में जो है आयरन है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कॉपर है। ठीक है, और कुछ अधातु के उदाहरण हैं तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये क्या हैं, अधातु हैं। और ये आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर ये सब क्या हैं, धातुएं हैं। ठीक है, अब धातुओं में जो है यानी हम कैसे इसको पहचानेंगे कि धातुएं हैं, तो सबसे पहले उसका गुण हमको देखना है कि धातुएं जो है चमकदार होती हैं। ठीक है, यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। ठीक है, यानी धातुएं जो है यहाँ पर हम बता रहे हैं इसके गुण। जो धातु के आप गुण लिखेंगे यानी उसके बारे में जानेंगे, तो पहला गुण होता है इसका कि चमकदार होती है। चमकदार होती हैं। दूसरा, धातुएं जो है कठोर होती हैं, यानी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, कठोर होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तीसरा जो है धातुएं, ठीक है, इनका तीसरा है रूप। ठीक है, इन धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। यानी अगर इसका रूप में देखा जाए तो ये जो है कमरे के सामान्य ताप पर, ठीक है, यानी कमरे के सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर कठोर होती है। ठीक है, ये इसका गुण हो गया, यानी ये पहला गुण है, ये दूसरा गुण है, ये तीसरा गुण है। चौथा गुण जो है ये धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। यानी कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी धातुएं जो हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, धातुएं आघात वर्धनीय, यानी इनको पीटकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ठीक जो है इसी का उल्टा, यानी अगर अधातु के गुण पूछे तो अधातुएं चमकदार नहीं होती, कठोर नहीं होती। ठीक है, और इनको पीटकर बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक अधातु का जो है विपरीत और इसके गुण हैं। ठीक है, अगला गुण जो है इसका वो ये है कि जो धातुएं हैं वो तन्यता, यानी धातुओं में तन्यता होती है। धातुओं में पहला यानी चौथा गुण क्या है, पांचवा, कि तन्यता होता है। ठीक है, तन्यता का गुण होता है, इन धातुओं को पतली तार के रूप में
खींचा जा सकता है, इसको एक तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, धातु को तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा के चालक जो धातुएं होती हैं ये सुचालक का कार्य करती हैं, ये सुचालक का कार्य करती हैं, यानी इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है इसका घनत्व जो है तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है, यानी इनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, घनत्व इनका क्या होता है, अधिक होता है, और उसके बाद में इनका जो गलनांक है, गलनांक गलनांक वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी इनका क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद में उच्च होता है, अर्थात फिर उसके बाद में है ध्वनिक, यानी जितनी धातुएं होती हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जितनी धातुएं हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। उसके बाद में फिर आता है ऑक्साइड, ऑक्साइड तो जो धातुएं हैं वो अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, यानी जितनी भी धातु हैं अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बना देंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से वो क्रिया करेंगी और क्या बना देंगी, ऑक्साइड बना देंगी। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अभी तक हम पढ़ रहे थे भौतिक गुणधर्म, और अब हमको जानना है रासायनिक गुणधर्म। यानी जब धातु वायु के साथ अब क्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। ठीक है, कोई भी धातु जो है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बना देगी, धातु ऑक्साइड बना देगी। उदाहरण में जैसे 2Cu प्लस O2 इजकल टू 2Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। फिर 4Al प्लस 3O2 इजकल टू 2Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद में 2Mg प्लस O2 इजकल टू 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो फिर है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अब क्रिया करती हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्रिया करती हैं, अर्थात सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिससे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोया जाता है। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम हैं ये वायु में आने पर ये इनमें आग लग जाती है। ठीक है, इससे इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको केरोसिन का तेल यानी जो मिट्टी का तेल होता है उसमें इनको क्या किया जाता है, डुबोया जाता है। ठीक है, फिर अगला है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड यानी Pb। ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जड़ियन है, Pb है, वायु के साथ धीरे धीरे अब क्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये जो धातुएं होती हैं इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक, फिर लोहा है Fe, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। ठीक है, जब उसमें लौह चूर्ण डाला जाता है तो तेजी से चलने लगता है। जैसे Cu भी प्रज्वलित नहीं होता यानी कॉपर, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन उस पर जो है कॉपर की परत क्या हो जाती है, चढ़ जाती है। फिर है Ag यानी चांदी, Au यानी सोना ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया नहीं करता। यानी अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि उन धातुओं को बताइए, उन धातु के नाम लिखिए या बताइए, नाम बताइए जो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती,
क्रिया नहीं करती। तो वो ये दोनों धातुएं कौन सी हैं? तो वो दोनों धातु हैं Ag तथा Au। Ag का मतलब क्या है? चांदी। Ag क्या है आपका? चांदी है। और Au क्या है? सोना है। सोने वाला सोना नहीं, सोना, पहनने वाला सोना। ठीक है, यानी Ag क्या है? चांदी है। और Au क्या है आपका? सोना है। ठीक है, फिर एक आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कि उभयधर्मी, ठीक है। अच्छा, एक तो है जब अम्ल और प्लस क्षार ये क्रिया करेंगे तो भी क्या बनाएंगे? लवण और प्लस जल। ठीक, और जब धातु और प्लस ऑक्साइड, यानी धातु और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, और यानी जो धातु है, ठीक है, जब धातु ऑक्साइड जो है, इसको एक मिनट, धातु ऑक्साइड, यानी जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब धातु ऑक्साइड बना देगा, और वो धातु ऑक्साइड जब अम्ल, चाहे अम्ल से क्रिया करे या क्षार से क्रिया करे, ठीक है, अम्ल या क्षार दोनों से जब क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण और प्लस जल बना देगा। ठीक, अब इस क्रिया को जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक, और इस अब क्रिया को हम कहते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी, ठीक है, दोनों में यही अंतर है। दोनों में लवण और जल बन रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पर अम्ल एवं क्षार क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पे धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार में से किसी एक से क्रिया करेगा। तो ये जब लवण और जल बनेगा तो उदासीनीकरण कहा जाएगा, और ये लवण जल बनेगा तो इसको कहेंगे उभयधर्मी। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण में दिया गया है Al2O3 प्लस 6HCl प्लस 2AlCl3 प्लस H2O, या Al2O3 प्लस 2NaOH इक्वल टू 2NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट जो है, ये जो बन रहा है 2NaAlO2, ये आपका क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपका क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, फिर जब धातु जो है ये जल के साथ में क्रिया करेगी, तो धातु जब जल से अब क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगी। ठीक है, अब ठंडे जल के साथ में क्रिया कौन कौन कर सकते हैं? तो ठंडे जल के साथ में क्रिया करेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तीन धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ में क्रिया करेंगी। उसके बाद में केवल भाप के साथ क्रियाशील कौन है? तो एल्युमिनियम है, लोहा है, जिंक है। ठीक है, ये जो है भाप के साथ क्रिया करेगा। गर्म जल के साथ क्रियाशील तो केवल Mg है, यानी कि मैग्नीशियम। केवल मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ में क्रिया करेगा। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन कौन सा? Pb, Cu, Au, Ag। यानी Pb लेड शीशा आपका, Cu के साथ यानी कॉपर नहीं करेगा, Au सोना नहीं करेगा, Ag चांदी नहीं करेगा, ये जल के साथ में क्रिया नहीं करता।
ठीक है। और Ca यानी कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम जल के साथ अपक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ में अपक्रिया करेगा तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, और वो हाइड्रोजन गैस की वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम उस पानी में क्या करेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में जो है अगला है जैसे उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में देखिए जो है दिया गया है कि 2Na प्लस H2O प्लस इजकल टू 2NaOH प्लस H2 यानी उष्मा, ये समीकरण आपका दिया गया है। ठीक है, फिर कैल्शियम जल के साथ तो Ca प्लस H2O इजकल टू CaOH2 OH का होल टॉइज और प्लस H2 यानी ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। जब मैग्नीशियम करेगा जल के साथ तो MgOH का होल टॉइज और प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस। जब एल्यूमिनियम 3H2 इजकल टू Al2O3 प्लस 3H2 ये हाइड्रोजन गैस। जब लोहा 4H2 यानी 3Fe प्लस 4H2 इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2 ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न रासायनिक समीकरणों में जो है क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहे हैं। अब जब धातु जो है तनु अम्ल के साथ में क्रिया करेगी तब क्या बनाएगी। ठीक है, तो जब धातु तनु अम्ल के साथ में क्रिया करेगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। ठीक है, अब जैसे Fe है धातु है, HCl तनु अम्ल है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम 2HCl प्लस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक 2HCl इजकल टू ZnCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। 8 2Al प्लस 6HCl इजकल टू 2AlCl3 प्लस 3H2 ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और उसके बाद में Cu यानी कापर, Ag यानी कि चांदी, Hg यानी कि मरकरी तनु अम्लों के साथ में अपक्रिया नहीं करते। यानी कापर है, चांदी है और मरकरी है, ये तनु अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करते। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया, जब धातु जो है अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया करता है, मान लीजिए कोई धातु का है या ए है, कोई लवण विलयन खा है यानी बी है, तो बनेगा क्या, लवण विलयन ए और प्लस धातु बी, इस प्रकार से जो है परिवर्तित हो जाएगा। यानी अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। सक्रियता श्रेणी का मतलब कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, उस पर जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे इसमें दिया गया है, ठीक है, अधिक क्रियाशील, तो अधिक क्रियाशील कौन कौन सी धातुएं हैं, तो अधिक क्रियाशील हैं जो है पोटेशियम, यानी ये ऊपर सबसे ज़्यादा क्रियाशील, नीचे कम क्रियाशील। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pp यानी कि सीसा लेड। ठीक है, तो ये नीचे से यानी ऊपर वाली जो है अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील है, यानी ये क्या है, अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है अगला, अगला जो है वो आता है उसी क्रम में हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Aq, Au, ये जो है सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा क्रियाशील, और जैसे जैसे उस आवर्त सारणी में नीचे जाएंगे इस समूह में तो वो वैसे वैसे घटती चली जाएंगी। फिर है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अर्थात धातुओं के परमाणु अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। ठीक है, अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं।
उदाहरण के लिए दिया गया है कि Na इजकल टू Na+E। देखो सोडियम का होता है 11, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसी को दे देगा जिसको ज़रूरत होगी, और सोडियम पर लग जाएगा Na+, यानी एक उस पर क्या लग जाएगा, प्लस का चार्ज होगा। अच्छा, इस जिस पे प्लस का चार्ज लगता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और फिर आता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो क्लोरीन पर लगेगा माइनस चार्ज, और जिसमें माइनस चार्ज लगता है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, यानी कैसे, यानी प्लस वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी और माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में फिर है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म भौतिक। ठीक है, पहला है भौतिक प्रकृति, तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। इसके जो आयनिक यौगिक के गुणधर्म में पहला आता है भौतिक प्रकृति, तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। फिर दूसरा आता है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। फिर आता है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। ठीक है, फिर आता है विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है खनिज। खनिज में है कि धातुओं की प्राप्ति यानी धात्विकी। ठीक है, यानी धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो खनिज के रूप में पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहा जाता है, जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, दिया गया है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क जो है वो एक खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी एवं संबंधी धातु कर्म में सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं और स्वतंत्र रूप में जो है नहीं मिलती, यानी इनका विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा जो है पाया जाता है। फिर मध्य क्रियाशील में जो है ये दिया गया है, जिंक है, लोहा है, पीबी यानी कि जो है लेड है, सीसा, कॉपर है, Hg मरकरी है, और सल्फर डाई ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। सबसे कम क्रियाशील यानी Ag और Au यानी चांदी और सोना स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। फिर आता है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण, तो अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अयस्कों का समृद्धिकरण करके, दूसरा चरण धातुओं का निष्कर्षण करके, तीसरा धातुओं का परिष्करण करके। इस प्रकार से हम धातुओं से अयस्कों को प्राप्त कर सकते हैं। अब अयस्क है तो अयस्क का सांद्रण करेंगे, कितने प्रकार से, उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुएं,
निम्न अपक्रियाशील वाली धातुएं, इसमें आता है गलित धातु का विद्युत अपघटन शुद्ध धातु। फिर आता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। फिर आता है कार्बोनेट अयस्क, फिर आता है सल्फाइड अयस्क, यानी जो है इसमें से ये प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर आता है एक आता है सेनाबार, ठीक है। सेनाबार जो है, सेनाबार वायु में सीमित वायु में तो भर्जन करता है, निस्तापन होता है, फिर धातु का ऑक्साइड बनता है, धातु में अपचयित होता है, धातु का शोधन होता है, भर्जन के बाद धातु का परिष्करण हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमको अयस्क प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण तो पहला है, कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिनको गैंग कहा जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी से खनित जो है अयस्क में रेत, जैसे जब अयस्क निकाला जाता है उसमें रेत है मिट्टी है आदि सभी कंकड़ पत्थर अशुद्धियां मिली होती है, इसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। फिर आता है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जब ये अयस्क में परिवर्तित होता है तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन। उसके बाद आता है उदाहरण में, यानी 2ZnS प्लस 3O2 ताप द्वारा क्या बनता है, 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है। या 2HGS में सल्फर में और मरकरी में जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो ताप दिया जाता है, तो 2HGO प्लस 2SO2। उसके बाद में आता है निस्तापन। निस्तापन किसे कहा जाता है, निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। निस्तापन क्या है, यानी जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अर्थात ZnCO3 ताप के द्वारा ZnO प्लस CO2 इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। फिर आता है अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO, ये क्या हो गया आपका अपचयन, ये विधि क्या कहलाती है, अपचयन विधि कहलाती है। फिर धातुओं का आता है परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है जो है